अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियर साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ स्ट्रेस एंड इट्स इफ़ेक्ट्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ामिनेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको समझने की कोशिश करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन को कि स्ट्रेस और एडाप्टेशन किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम स्ट्रेस के टाइप्स पर बात करेंगे। इसके बाद फिर हम मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेजर सोर्सेज है जिसकी वजह से लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी के हमारे बॉडी के जो है स्ट्रेस के हमारे बॉडी पर क्या असरात होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस को, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम पर बात करेंगे कि इसे हम जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम क्यों कहते हैं। इसके अलावा हम फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि स्ट्रेस इंटॉलरेंस को इफ़ेक्ट करती है। फिर आखिर में हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अबाउट अचीविंग सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन। सेल्फ मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस की डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है। यूजुअली अगर हम स्ट्रेस की जनरली बात करें तो स्ट्रेस ये हमारे साथ कोई भी चेंज जिसकी वजह से हमारी जो होम्योस्टैटिक कंडीशन होती है, जिसमें हमारे फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, वो इफ़ेक्ट हो जाए और वो डिस्टर्ब हो जाए इस चेंजेस की वजह से, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेस कहते हैं। कोई भी चेंज जो कि हमारे फिज़िकल स्टेट, इमोशनल स्टेट या साइकोलॉजिकल स्टेट को डिस्टर्ब करे, इसमें इम्बैलेंसमेंट्स जो है प्रोड्यूस करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस की डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है कि स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ इमोशनल स्ट्रेन और प्रेशर वेदर इट इज़ फिजिकल और साइकोलॉजिकल इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस ये हमारे साथ वो स्टेट होती है, वो हालत होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो इमोशनली तौर पर क्या हुए होते हैं, प्रेशराइज हुए होते हैं। अब ये इमोशनली तौर पर प्रेशराइज होना ये फिज़िकल टॉर्चर की वजह से भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकती है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम स्ट्रेस कहते हैं। Stress is the body reaction to any change that require an adjustment or response. Stress usually ये हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है। जब हमारे बॉडी में किसी किस्म की चेंजेस आती है तो हमारी बॉडी जो है उस चेंजेस को एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। और इस रिस्पॉन्स या इस रिएक्शन को देने का मकसद यही होता है कि हमारी बॉडी में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई होती है, जो तब्दीलियाँ, जो चेंजेस या जो डिस्टर्बेंस आई हुई होती है, उस डिस्टर्बेंस को हम ख़त्म करके अपनी बॉडी को दोबारा होम्योस्टैटिक कंडीशन में जो है उसमें ले जा सके। तो ये असल में इस मकसद के लिए की जाती है, हमारी बॉडी इस मकसद के लिए रिएक्शन जो है वो देती है, ठीक है। द बॉडी रिएक्ट्स टू दीज चेंजेस विद फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। अब हमारी बॉडी जो चेंजेस को रिस्पॉन्स देती है तो वो जो है फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकती है, मेंटल फॉर्म में भी हो सकती है और इमोशनल फॉर्म में भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की तरफ। हमारे साथ स्ट्रेस के बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन जो मेजर अक़साम है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रेस की। डिस्ट्रेस यूजुअली ये हमारे साथ स्ट्रेस की एक किस्म है। स्ट्रेस ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एडाप्टिव डिमांड्स प्लेस अपॉन अस इज कॉल्ड स्ट्रेस या डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस ये हमारे साथ स्ट्रेस की वो किस्म होती है जिसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो ओवर
लोड की वजह से जो है हमें जो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, उस पर जो है काम का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, उस पर जो है काम के बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो क्या हो जाते हैं, बर्डन जो है उस पर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, टेंशन में चला जाता है। तो इस किस्म के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं। इस किस्म के स्ट्रेस में जो डिमांड्स होते हैं, जो बर्डन होते हैं, तो वो उस टाइम पर पूरा ना करने की वजह से लोग जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, और इस किस्म के स्ट्रेस को फिर हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ अ लव वन। आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में कोई अचानक आपका अजीज़ जो है वो मर जाए, ठीक है, तो उनके मरने की वजह से अचानक जो है आपको सदमा पहुंचता है, अचानक आप जो है परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, खफगान में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस किस्म के स्ट्रेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी किस्म है स्ट्रेस की, उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस यूजुअली ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। यू स्ट्रेस का अगर मैं आपको सिंपल डिफिनीशन बताऊं तो यू स्ट्रेस यूजुअली हमारे साथ वो स्ट्रेस होते हैं जो कि यूजुअली लोग जो है एक ख़ास रीज़न की वजह से या एक ख़ास सिचुएशन की वजह से करते हैं। मिसाल के तौर पर एज अ स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो है जो मेजर स्ट्रेस होता है या मेजर टेंशन होता है वो कोर्स को मुकम्मल करना होता है और पेपर्स की तैयारी मुकम्मल करनी होती है, ठीक है। सो यूजुअली जब हमारे इम्तिहानात करीब आते हैं और हमारे कोर्स मुकम्मल ना हो तो फिर हम यूजुअली स्ट्रेस में चले जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, जो पेपर है वो सर पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो है मैंने इतने यूनिट्स को कवर भी नहीं किया या इतने सब्जेक्ट्स को कवर भी नहीं किया। तो इसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर हम दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो एक करके मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म के स्ट्रेस को क्या कहते हैं, यू स्ट्रेस कहते हैं। और इस किस्म के स्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। Unlike bad stress or distress, eustress can help with motivation, focus, energy and performance. अब ये जो यू स्ट्रेस होता है तो ये बैड स्ट्रेस या डिस्ट्रेस की तरह नहीं होता, बल्कि यू स्ट्रेस जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है मोटिवेट करने में, किसी चीज़ पर फोकस करने में, किसी चीज़ पर जो है एनर्जी लगाने में और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यू स्ट्रेस कहते हैं। और एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको एग्ज़ामिनेशन की दी उसको जो है आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब आ जाते हैं एडॉप्टेशन की तरफ। एडॉप्टेशन किसे कहते हैं? एडॉप्टेशन की अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको तारीफ़ करूं तो एडॉप्टेशन से मुराद वो कंडीशन होती है, वो सिचुएशन होती है जिसमें इंडिविजुअल जब किसी सिचुएशन को फेस करता है और उस सिचुएशन की वजह से उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और जो साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन सिचुएशन में वो अपने आप को किस तरह से जो है मेंटेन रखता है, अपने आप को किस तरह से एक होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट में जो है रखता है, या अपने आप को किस तरह से उस इन्वायरमेंट के साथ आदी बनाता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिफिनीशन की गई है एडाप्टेशन की वो ये है कि द प्रोसेस, वो अमल बाय विच, जिसके ज़रिए ह्यूमन सिस्टम मॉडिफाइज, जो इंसानी सिस्टम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है टू फॉलो द इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंट की कोई क्या करे, इन्वायरमेंट को फॉलो करे। तो इस अमल को क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। मतलब वो अमल जिसमें लोग जो है माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो माहौल में सरवाइव करे, तो इसको कहते हैं एडाप्टेशन। इट इज़ अ चेंज दैट रिजल्ट फ्राम रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये वो चेंजेस होती है जो कि स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में बॉडी जो है वो करती है, ठीक है। इस चेंजेस को फॉलो करती है, इसको अडाप्ट करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस के हमारे साथ बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इंटरनल स्ट्रेसर्स, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स, सिचुएशनल स्ट्रेसर्स, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसर्स किसे कहते हैं?
इंटरनल स्ट्रेसर यूजुअली वो स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी से डेवलप्ड होते हैं, हमारी बॉडी के इनसाइड से डेवलप्ड होती है, तो उसको हम इंटरनल स्ट्रेसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ हो, मिसाल के तौर पर उसको कैंसर लगा हुआ हो, तो कैंसर की वजह से जो है वो स्ट्रेस में होता है, टेंशन का शिकार होता है, तो इसको हम इंटरनल स्ट्रेसर कहते हैं। या एक बंदा जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला है, तो डिप्रेशन की वजह से वो अपने आप को जो है स्ट्रेस में फील करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रेसर कहते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर यूजुअली हमारे साथ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं। इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप्ड होती है, तो उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रेसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग टू अनदर सिटी, एक बंदा है जो कि पूरा बचपन उसने एक जगह पर गुजारी हुई है, एक इलाके में गुजारी हुई है, और अब वो उस इलाके से हिजरत कर रहा है, दूसरे इलाके जा रहा है, तो ज़ाहिरी बात है उसको जो अपना पुराना घर है जिसमें उसने अपना बचपन गुजारा हुआ होता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा परेशान रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, और इसकी वजह से उसको स्ट्रेस पहुंचता है, तो इसको हम एक्सटर्नल स्ट्रेसर कहते हैं। इसके अलावा फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो इसकी वजह से उनको स्ट्रेस पहुंचती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स कहते हैं। डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स यूजुअली हमारे साथ वो स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल की पूरी लाइफ में जो है किसी ना किसी मोड़ पर उनको जो है फेस करनी पड़ती है, तो इसको हम डेवलपमेंटल स्ट्रेसर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले बच्चों की, तो जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको स्कूल में डाल दिया जाता है, तो सुबह सवेरे जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से दो चार होना पड़ता है, स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस किस्म के स्ट्रेस को क्या कहते हैं, इसको डेवलपमेंटल स्ट्रेसर कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो चौथी किस्म है स्ट्रेसर की, उसको सिचुएशनल स्ट्रेसर कहते हैं। सिचुएशनल स्ट्रेसर ये सिचुएशन की वजह से क्या होते हैं, एराइज होते हैं। दे आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ। ज़िंदगी में किसी भी वक्त जो है आप इस सिचुएशनल स्ट्रेसर को फेस कर सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर में किसी की मौत हो जाए तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस एराइज होती है, या शादी की वजह से लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं, या डाइवोर्स की वजह से, तो इसको क्या कहते हैं, सिचुएशनल स्ट्रेसर्स कहते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। अब इन स्ट्रेस के हमारे बॉडी पर क्या असरात होते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िकली अगर हम देखें कि फ़िज़िकली हमारे बॉडी पर स्ट्रेस से क्या असरात मुरतब होते हैं, तो फ़िज़िकली स्ट्रेस जो है हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिक होम्योस्टेसिस इन्वायरमेंट होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। मतलब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन है उसको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है फ़िज़िकली। लाइक फिर हम चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोगों के साथ जो है बातचीत करना छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल में आ जाती है। या हमारे जो रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ है जो कि हम नॉर्मली करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से वो क्या हो जाती है, इफ़ेक्ट हो जाती है। इमोशनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, इमोशनली जो है स्ट्रेस हमारे जो फीलिंग होते हैं अपने लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते। इंटेलेक्चुअल तौर पर स्ट्रेस के हमारे जो इंटेलिजेंस है उस पर असरात ये होते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारी जो परसेप्शन है, चीज़ों को हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को सोचने समझने की जो सलाहियत है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है हम में, जो खसूसियात है हम में, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ सोशल अगर हम बात करें तो सोशली हमारे जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो स्ट्रेस आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम भी लोगों के साथ इस तरह से नहीं मिलते जिस तरह से मिला करते थे। अगर रूहानी तौर पर बात करें स्पिरिचुअल की, तो स्पिरिचुअली ये हमारे बिलीव्स और वैल्यूज़ को अफेक्ट करती है। बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग किसी स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं और मुसलसल उसको फेस करते हैं, तो अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि
कि अल्लाह को जो है सिर्फ मैं ही मिला था इन मुश्किलात को लाने के लिए या मुझ पर लाने के लिए, या मुझे ही अल्लाह ने देखा हुआ था इन बीमारी को मुझ पर नादिल करने के लिए। तो इस तरह के नाशुक्र या नाजेबा अल्फाज जो है वो मुंह से निकालते रहते हैं, जो कि हमें नहीं निकालना चाहिए। हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के इंडिकेटर्स की कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि इस बंदे को जो है स्ट्रेस है या ये बंदा जो है स्ट्रेस का शिकार है। तो हमारे साथ इसमें फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी है, साइकोलॉजिकल इंडिकेटर भी है, कॉग्निटिव इंडिकेटर्स भी है और वर्बल मोटर इंडिकेटर्स भी है। फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो जब हम लोगों को क्या कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, तो उनकी जब आई इंस्पेक्शन हम करते हैं तो उनकी जो प्यूपिल है वो हमें डायलेटेड देखने को मिलेगी ड्यू टू स्ट्रेस। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पसीने में चूर होंगे, बहुत ज़्यादा पसीना होगा उन पर, उनके जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होगी। इसके साथ साथ उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होगा, जिसको हम टेकिपनिया कहते हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होगा उनका, ठीक है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड फ्लो टू मसल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज़ हुआ होगा, ब्रोंको डायलेशन हुई होगी, स्किन जो है उसका कलर पेल हुआ होगा, ठीक है। वाटर रिटेंशन एंड सोडियम रिटेंशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ उनको छोटा पेशाब बहुत कम आएगा, जिसे हम ओलिग्यूरिया कहते हैं। उनकी माउथ जो है वो स्ट्रेस की वजह से मुसलसल खुश होंगी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है उनका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होगा। तो ये हमारे साथ वो सारे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है जिसके ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि ये बंदा नॉर्मल है या स्ट्रेस का शिकार हुआ है। फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स की अगर हम साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल इंडिकेटर में आपको जो पेशेंट है वो एंजाइटी का शिकार होंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे, या वो फियर में मुब्तला होंगे, या वो गुस्से का शिकार होंगे, या वो डिप्रेशन में होंगे, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर जो है आपको इस बात की तरफ इशारा देती है कि ये बंदा जो है ये क्या है, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार है। कॉग्निटिव इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर बात है उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो डिस्टर्ब होंगी। जब वो डिस्टर्ब होंगी तो फिर उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है वो नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे बेहतर तरीके से। इसी तरह से प्रे करेंगे, उनका जो स्ट्रक्चरिंग है चीज़ों को तरतीब देना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ साथ उनका जो है अपने ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, सप्रेशन और फैंटेसी का शिकार हो जाएंगे। इसके साथ साथ थिंकिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल टूवर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस को उसने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से कोप करना है, वो हमेशा इस सोच में पड़े रहेंगे लेकिन कर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे साथ कॉग्निटिव इंडिकेटर्स है, ठीक है। वर्बल मोटर इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पेशेंट ज़्यादातर जो है रोते दिखाई देंगी कि वो मुसलसल रो रहे होंगे, ठीक है। वर्बल एब्यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। वर्बल एब्यूज़ से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला होने की वजह से वो मुसलसल जो है गालियाँ गलौज जो है मुंह से निकाल रहे होंगे, ठीक है, या बहुत मुसलसल जो है हंस रहे होंगे या चीखें मार रहे होंगे जिसको हम स्क्रीमिंग कहते हैं, या चीज़ों को जो है लाते मार रहे होंगे या उसको पंच कर रहे होंगे। इसके साथ साथ या तो चीज़ों को पकड़ा हुआ होगा या उसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ वर्बल या मोटर इंडिकेटर्स है। जर्नल एडॉप्टेशन सिंड्रोम, जर्नल एडॉप्टेशन सिंड्रोम किसे कहते हैं? गेव स्टैंड फॉर जर्नल एडॉप्टेशन सिंड्रोम, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द बॉडी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिएक्शन टू स्ट्रेस। गेस ये हमारे साथ वो टर्म है जिसको ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस को जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्सेस देती है, तो इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्सेस को जो हमारी बॉडी देती है स्ट्रेस के नतीजे में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गेस कहते हैं, जर्नल एडॉप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं।
इसको यूजुअली हमने जो है थ्री स्टेज रिएक्शन टू स्ट्रेस से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें एक हमारे साथ अलार्म रिएक्शन है जिसको AR से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है और एक हमारे साथ स्टेज ऑफ एग्जॉशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं स्टेज 1 की तरफ, जो कि हमारे साथ अलार्म रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, द अलार्म रिएक्शन इज़ द इमीडिएट रिएक्शन टू अ स्ट्रेसर। ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जिसमें जब किसी शख्स पर टेंशन आ जाती है, जब वो स्ट्रेस में हो जाता है, तो वो उसी टाइम उस स्ट्रेस का मुकाबला करता है और उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शन देते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, तो इस किस्म के रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, अलार्म रिएक्शन कहते हैं। मतलब जिस टाइम उनको स्ट्रेस मिलता है उसी टाइम उस स्ट्रेसर को क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, इन the initial phase of stress, human exhibit a fight or flight response which prepare the body for physical activity। इसके इनिशियल फेज़ में क्या होता है, स्ट्रेस के इनिशियल फेज़ में ह्यूमन जो है जब भी वो स्ट्रेस को एक्सपोज होते हैं, तो उस स्ट्रेस को एक्सपोज होने की वजह से या तो वो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए उसके साथ फाइट करता है या वहाँ से जो है दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये लोग जो है अपने बॉडी को फिज़िकली जो है तैयार करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब कुछ जो है अलार्म रिएक्शन में होता है। इसके बाद हमारे साथ दूसरा स्टेज आता है जिसको हम स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इस स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस को स्टेज ऑफ एडाप्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्टेज ऑफ एडाप्टेशन जो है ये मेजर कॉमनली यूज टर्म है इस स्टेज के लिए। द बॉडी हैज़ रिएक्टेड to the stressor and adjusted in a way that begins to allow the body to return to homeostasis। Dear students, एक बंदा है वो स्ट्रेस को एक्सपोज हो गया है, ठीक है। अब जब वो स्ट्रेस को एक्सपोज हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है उस स्ट्रेस की वजह से उसके बॉडी में जो है चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बॉडी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होंगे। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में वो बंदा जो कि स्ट्रेस को एक्सपोज हुआ होता है या वो बंदी जो कि स्ट्रेस को एक्सपोज हुई होती है, तो वो क्या करती है, वो इस तरीके से जो है स्ट्रेस को रिस्पॉन्स देती है कि उससे जो उनका होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेटिक कंडीशन जो डिस्टर्ब हुआ था, तो वो दोबारा अपने आप को जो है होम्योस्टेटिक कंडीशन की तरफ जो है ले जाने की कोशिश करती है और अपने आप को जो है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो ये हमारे साथ सेकेंड स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है। मतलब स्टेज ऑफ एडाप्टेशन में होता है। इफ़ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन परसिस्ट, इसके अलावा अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन वो मुसलसल ही रहे, ठीक है, और वो ख़त्म ना हो रही हो, योर बॉडी एडाप्टेड या योर बॉडी अडॉप्ट्स अ कंटिन्यू एफर्ट इन रेजिस्टेंस एंड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ एरोजल। अगर एक सिचुएशन मुसलसल बार बार आ रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेस जो है वो बार बार आ रहा है, आप उसको बार बार फेस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो बॉडी है वो उस स्ट्रेस के साथ जो है अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, उस स्ट्रेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ तीसरा स्टेज आता है जिसको हम स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ एग्जॉशन में क्या होता है, इन द एग्जॉशन फेज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनर्जी यूज टू फाइट अ स्ट्रेसर हैज़ बीन डिप्लीटेड। इसमें जो लोग होते हैं जो कि स्ट्रेस को एक्सपोज हुए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने फिज़िकल और साइकोलॉजिकल एनर्जी को बरूहे कार लाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए उस स्ट्रेस को मुसलसल तकरीबन जड़ से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। तो इस स्टेज में हमारे साथ ये प्रोसेस होता है कि जो क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जो होस्ट होता है, जो स्ट्रेस को एक्सपोज हुआ होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस को मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस वुड प्रोबेबली नॉट डिप्लीट ऑल ऑफ पर्सन एनर्जी रिजर्व, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन इंडिविजुअल की जो ओवरऑल एनर्जी होती है उसको मुकम्मल ख़त्म नहीं करती, बल्कि जो क्रॉनिक स्ट्रेसर्स होते हैं वो क्या करती है,
वो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा क्या करती है, थका देती है, क्योंकि वो क्रॉनिक स्ट्रेसर्स होते हैं एज फाइनेंशियल वरीज के। तो उसमें जो लोग होते हैं वो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा फ़ाइट विद फैमिली के साथ फ़ाइट करते हैं या फ्रेंड के साथ, जिसकी वजह से वो मुसलसल अलार्म और रेजिस्टेंस स्टेज में रहते हैं। ठीक है, व्हेन अ पर्सन no longer has the adaptation energy stored for fighting and distressors, जब बंदे में जो है उसमें स्ट्रेस के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, तो इसके बाद उसमें सीरियस इलनेस का जो है वो शुरू हो जाती है। सीरियस इलनेस जो है उनमें जन्म लेना शुरू कर देती है, क्योंकि उनमें जो है वो कंडीशन को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर उन पर दूसरे सीरियस इलनेसेस जो है वो अटैक करती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस इंटॉलरेंस, अब वो कौन से फैक्टर है जो कि स्ट्रेस इंटॉलरेंस को अफेक्ट करती है? एक तो हमारे साथ होता है टॉलरेंस, एक होता है इंटॉलरेंस। यहाँ पर जो स्ट्रेस टॉलरेंस है तो इससे मुराद ये है कि वो स्ट्रेस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करते। लेकिन स्ट्रेस इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि वो उस स्ट्रेस का मुकाबला करते हैं और उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सो वो कौन से फैक्टर है जो कि आपके स्ट्रेस इंटॉलरेंस को इफ़ेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है? तो इसमें हमारे साथ मंदरजा झेल फैक्टर है, जिसमें पहले नंबर पर वंस नॉलेज एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, एक बंदा है उसके पास जो है नॉलेज भी है और वो हर दम जो है हर चीज़ के लिए तैयार रहता है कि अगर अचानक मुझ पर किसी किस्म की सिचुएशन आ जाए, किसी किस्म की एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, तो मैंने उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से मैंने हैंडल करना है और किस तरह से उसका मुकाबला करना है। तो इसमें जो एक फैक्टर है वो ये है कि अगर आपके पास नॉलेज हो और आप पहले से तैयार हो तो आपकी जो स्ट्रेस इंटॉलरेंस है वो इफ़ेक्ट नहीं होंगी, बल्कि आप भरपूर तरीके से उसका मुकाबला कर सकेंगे। इसके अलावा ऑप्टिमिज़म क्या है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्डनेस हो गया, सेंसेशन सीकिंग हो गई एंड सोशल सपोर्ट। ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपके स्ट्रेस इंटॉलरेंस को इफ़ेक्ट कर सकती है अगर आपके पास ये 4 चीज़ें ना हो। सबसे पहले बात करते हैं वंस नॉलेज एंड प्रिपेयर्डनेस। स्ट्रेस कैन बी हाइटेंड व्हेन वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट टू डू एक्सपेक्ट इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन ना हो, आपके पास जो है नॉलेज ना हो कि किस तरह से मैंने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से मैंने अपने आप को जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। आपको फिर जो है वो रास्ता नहीं देखेगा कि किस तरह से मैं अपने आप को जो है इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकूं या बाहर निकालूं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है हर चीज़ के बारे में इल्म हो, आपके पास जो है नॉलेज हो, आप जो है हर चीज़ के बारे में आपको पता हो कि किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से मैंने चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू कोप व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट स्ट्रेस। वही बात है जो कि मैंने आपको कही थी कि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमिज्म किसे कहते हैं? People who tend to be optimistic in all spheres of life tend to cope better with stress than those who are pessimistic। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक से मुराद यह है कि वो लोग जो कि मौके की तलाश में होते हैं और उनको पता होता है कि किस तरह से मैंने हालात से फ़ायदा उठाना है, तो उनको जो है बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कि हमने स्ट्रेस को किस तरह से जो है उसको मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है, बनिस्बत उन लोगों के जो कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। ठीक है, कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव। आपने जो है हमेशा पॉजिटिवली सोच रखनी है। ठीक है, आपने जो है हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आपने जो है हिम्मत जो है वो नहीं हारनी। सो कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव आर मोर विलिंग टू गेट सोशल सपोर्ट। अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो इससे जो है आपको ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगी माशरती तौर पर, सोशली। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है हार्डनेस। हार्डनेस से मुराद सख्त। आप अगर सख्त होंगे, अगर आपकी शख्सियत जो है उसमें सख्ती होंगी, तो इसका मतलब यह है कि आप में फिर ज़्यादा सलाहियत होगी चैलेंजेस को कंट्रोल करने की और चीज़ों के साथ कमिटमेंट करने की, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप जो है ज़्यादा जो है स्ट्रेस को रेजिस्टेंस शो कर सकेंगे और स्ट्रेस का मुकाबला कर सकेंगे। सेंसेशन सीकिंग। पीपल हु आर हाई इन सेंसेशन टेंड टू इन्जॉय चैलेंजेस। अब वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो वो यूजुअली चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और चैलेंजेस को जो है उसको फेस करना उसको फेस करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। यूजुअली इंगेज इन स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ एंड टेक इट एज अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। इस तरह के लोग जो है स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ को जो है नॉर्मली इसको क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। और जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ है उससे जो है इस तरह के लोग क्या करते हैं, फ़न उठाते हैं। इस तरह के लोग जो है मज़ा उठाते हैं और नॉर्मली जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं। सोशल सपोर्ट। इट डिफरेंट सपोर्ट एंड एड्स प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ योर सोशल नेटवर्क। सोशल सपोर्ट में जो है आपका जो माशरती नेटवर्क होता है, माशरती जो ताल्लुकात होते हैं, तो उसके ज़रिए जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सपोर्ट मिलते हैं, सहारे मिलते हैं, जिससे आप आसानी से अपने स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ। ये आपकी असल में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, उससे ताल्लुक़ रखता है। सर्व एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द इंडिविजुअल विच मिनिमाइजेज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेसर, ठीक है। अब ये सोशल सपोर्ट जो है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह जो है काम करती है, क्योंकि जब आपके पास सोशल सपोर्ट होती है तो आपको जो है ये इत्मीनान रहता है कि चलो मेरे पास जो है सहारे मौजूद है, लोग मौजूद है, मुझे जो है अपने जो है सपोर्ट करेंगे, अपने जो है मेरे मदद करेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में, ठीक है। तो इस वजह से ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर काम करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ कि किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज़, कि किस तरह वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम स्ट्रेस से अपने आप को छुटकारा दे सकते हैं। बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, किसके ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए। ब्रीथिंग टेक्निक्स के ज़रिए जो है आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज हो गए जिसमें योगा आती है, वर्कआउट रूटीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो काम करते हैं इसके ज़रिए आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। काउंसलिंग। काउंसलिंग से मुराद आप एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, टॉक थेरेपी के ज़रिए एक दूसरे को जो है हौसला दे सकते हैं, एंड लाइफ कोचिंग के ज़रिए और एक दूसरे को जो है सिखा सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। चेंजिंग परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। लोगों की जो थिंकिंग है आप उसको चेंज करके, लोगों का जो सोच है आप उसको चेंज करके उसको एक पॉजिटिव सोच दे सकते हैं और उनको जो है उम्मीद दिला सकते हैं कि आप इस तरह के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, आप इससे बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ब्रेक जॉब टास्क इनटू मैनेजेबल पार्ट। आप अपने टास्क को जो है डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करें, मतलब उसको हिस्सों में कन्वर्ट करें और फिर उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन में मुकम्मल किया करें। तो इससे आपका जो बर्डन है वो कम होता जाएगा। सेट रीज़नेबल रियलिस्टिक गोल। आप जो है अपने लिए ऐसे गोल जो है वो बनाए जिसको आप अचीव कर सकते हो आसानी से। तो इससे भी आपके जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन से आप अपने आप को अवॉइड करें। प्रोक्रेस्टिनेशन किसे कहते हैं? लेज़ीनेस से जो है आप अपने आप को बचाए रखें, ठीक है। आप जो है अपने आप को लेज़ीनेस से बचाए रखें और चीज़ों को जो है आहिस्ता आहिस्ता ना किया करें, बल्कि टाइम पर जो है उसको किया करें। अपने आप में लेज़ीनेस को पैदा ना किया करें। अपने लिए जो है बाउंड्रीज़ को सेट करें कि मैंने जो है इस हद तक जो है काम करना है, इससे आगे नहीं जाना। डोंट कंप्रोमाइज़ योर वैल्यूज़ बिलीव। अपने वैल्यूज़ और बिलीव पर जो है कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके साथ साथ अपने लिए शेड्यूल
शेड्यूल बनाएं, अपने लिए जो है एक टाइम टेबल बनाएं जिसके ज़रिए फिर आप अपने रोज़मर्रा के काम कर सकेंगे। हेल्दियर वेज़ टू कोप स्ट्रेस, अब वो कौन से हेल्दियर वेज़ है, तरीके हैं जिसके ज़रिए आप स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो 4 A's ये हमारे साथ एक फार्मूला है। 4 A's मतलब हमारे साथ 4A है जिससे हमारे साथ डिफरेंट तरीके आते हैं। सबसे पहले आपने अवॉइड करनी है अननेसेसरी स्ट्रेस, बिला ज़रूरत जो है आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है। और बिला ज़रूरत या बेवजह जो चीज़ें होती है जिसकी अहमियत नहीं होती और बाज़ लोग उसको स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, उससे स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आपने उससे अवॉइड करना है। अल्टर द सिचुएशन, आपने जो है सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज, ऐसे चीज़ों को जो है एक्सेप्ट किया करें जिसको चेंज करना आपके लिए नामुमकिन हो, ठीक है। जो कि मिसाल के तौर पर नेचुरली हो, किसी फैमिली में जो है लोगों की डेथ हो जाए, ठीक है, तो जाहिर बात है ये एक स्ट्रेस है, तो आप इस डेथ को जो है एक्सेप्ट किया करें, ठीक है। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर, इसी तरह से आप जो है अपने स्ट्रेसर के साथ अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश किया करें। इससे ये होगा कि इससे आपकी टेंशन कम होगी, एंजाइटी जो है कम होगी और फिर आप बेहतर तरीके से स्ट्रेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकेंगे। स्ट्रेटजीज़ फॉर डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल, अब वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप पर काबू पा सकते हैं। कैन डू एटीट्यूड इसको आपने जो है अपनाना है। एविडेंस शोज दैट पीपल फंक्शंस बेटर एंड आर मोर एबल टू डील विद स्ट्रेस व्हेन दे फील दैट दे आर इन कंट्रोल। अ कैन डू एटीट्यूड ये हमारे साथ एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिसमें जो है लोगों का अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि फिर उनके सामने चाहे कितनी ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, उनको जो है अपने ऊपर भरोसा होता है, अपने सलाहियतों पर उनको भरोसा होता है और इस वजह से वो कहते हैं कि इसको मैनेज करना या इसको फेस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसको फेस कर सकता हूँ। तो इस होप पर, इस यकीन के साथ वो फिर उस सिचुएशन को बेहतर से बेहतर तरीके से फेस कर लेते हैं और उस सिचुएशन पर काबू पा लेते हैं। बिलीव दैट थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल, आपने जो है अपना ये बिलीव बनाना है, आपने ये यकीन रखना है कि जो चीज़ें हैं वो आपकी कंट्रोल में है और आप इसको प्रॉपर्ली ठीक कर सकते हैं, ठीक है। गोल सेटिंग, आपने जो है अपने लिए गोल्स को सेट करने हैं। गोल बेसिकली गाइड आवर चॉइसेस, गोल्स क्या करते हैं, हमारे जो मकासद होते हैं ये असल में हमारे चॉइस को क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं, हमें अपनी चॉइस अपनी मर्ज़ी की तरफ जो है उसकी तरफ गाइड करती है। द मोर स्पेसिफिक द गोल, अब आपके जो मकासद जितने स्पेसिफिक होंगे तो उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसके लिए जो है तैयारी करेंगे और उस तक फिर पहुंच सकेंगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव गोल परसुएट फॉलो द स्मार्ट क्राइटेरिया, अब अगर आपका जो इफ़ेक्टिव गोल हो, इफ़ेक्टिव गोल से मुराद आपके जो मकासद हो, आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्मार्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। स्मार्ट ये हमारे साथ एक फार्मूला है जिसमें एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। आपने जो गोल बनाया हो वो मेजरेबल हो, इसके अलावा वो अटेनेबल या अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बेस हो, ठीक है। सेल्फ मोनीटर, आपने जो है अपने आप को मोनीटर करना है। सेल्फ मोनीटरिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फीडबैक, सेल्फ मोनीटरिंग जो है यह असल में फीडबैक की एक किस्म है, ठीक है। मोनीटरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड गोल्स अटेनमेंट हेल्प वंस टू कंसंट्रेट ऑन गोल रिलेवेंट एक्टिविटीज़, अब जब आप अपने आप को मोनीटर करेंगे तो इसके ज़रिए क्या होगा, इसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इन गोल्स को अटेन कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ और इस वजह से आप उस गोल से रिलेटेड जो ख़ास एक्टिविटीज़ होती है उस पर फिर आपकी कंसंट्रेशन रहेंगी और उसको फिर आप करते रहेंगे। सेल्फ मोनिटरिंग हेल्प अस टू बिकम एक्सपर्ट ऑन आवर बिहेवियर, जब हम अपने आप को मोनीटर करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हम अपने बिहेवियर को जानने में या बिहेवियर को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
मोटिवेशन, द मोर यू वांट द गोल, जितना आप अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे या जितना आप अपने मकसद से प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होगी, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा आप उसके लिए कोशिश करेंगे और उसके लिए कुर्बानियाँ देंगे, ठीक है। द मोर यू वांट द गोल द मोर लाइकली यू आर विलिंग टू मेक द एफोर्ट एंड सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड टू अचीव इट। वही बात है, जितना आप अपने गोल से प्यार करेंगे, अपने मकसद से प्यार करेंगे, उतना ही आप उस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और उतना ही आप उस मकसद के लिए कुर्बानियाँ देंगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल कमिटमेंट टू समथिंग डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू टू देम एंड द चांस दैट द वैल्यू विल एंड इन फैक्ट अकर, ठीक है। This means that there will be no motivation to pursue the goal if the value of the goal is zero, no matter how high the likelihood of success. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने गोल्स को अहमियत नहीं देंगे, आप अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो आप में फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए मोटिवेशन, आप में जज्बा जो है वो नहीं पैदा होगा। तो जितना आप अपने गोल्स को, अपने जो मकासद है उसको अहमियत देंगे, उससे प्यार करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप में उस मकसद को हासिल करने के लिए जज्बा पैदा होगा और हिम्मत जो है आप में पैदा होगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन इज़ द पर्सन सेल्फ परसीव एबिलिटी टू अचीव इट। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है मोटिवेशन में ये है कि आपको जो है अपने ऊपर भरोसा हो, आपको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में ये एबिलिटी मौजूद है इस काम को करने की। People won't build up much motivation for change if they believe it is impossible for them, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोगों जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, वो जो है हमेशा शक में रहते हैं, ठीक है, और इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाते। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगी, अगर आप में जो है हिम्मत होगी, आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा होगा, तो तभी आप अपने मकासद को अचीव कर सकेंगे। विल पावर से मुराद ये है कि आपका जो है दिली ख्वाहिश हो, ठीक है, आपका दिली ख्वाहिश हो किसी मकसद को हासिल करने के लिए। तो जब आपका दिली ख्वाहिश होगा तो फिर आप उस मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात एक करके, रात दुगनी दिन चुगनी करके जो है उसके लिए मेहनत करेंगे और आप फिर उस गोल को हर हाल में अचीव कर सकेंगे। विल पावर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड साइकोलॉजिकल एनर्जी दैट वन यूजेस टू रेजिस्ट अदर टेम्पटेशन इन ऑर्डर टू वर्क टूवर्ड वन गोल, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। सेल्फ कंट्रोल एज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इसको जो है आप खुद स्टडी कर ले, या चलो ये भी बता देता हूँ। Well, the physical independence of today and tomorrow is real enough. The fact remains that action today affect action tomorrow. कहते हैं कि अगर आप इस बात को ख़त्म कर ले कि यार मैं कल से काम शुरू करूँगा या परसों से काम शुरू करूँगा, इसको छोड़ दे और आज का काम जो है आज पर ही करें, तो इससे ये होगा कि आज का जो आप काम करेंगे तो उसका फ़ायदा जो है आपको कल मिलेगा। जैसे कि हम जो है अभी स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन 20 या 15 दिन बाद जो है वो हो रहे हैं, लेकिन हम आज मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसका फ़ायदा हमें फिर 20 दिन बाद या 15 दिन बाद होगा, और वो इस तरह से होगा कि हम आसानी से पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकेंगे और हमारे अच्छे GPA आएंगे इंशाल्लाह। Psychologist Howard Rechlin urged that self-controls come from choosing pattern of behavior over time rather than individual act की, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट होवर्ड रिचलिन ने ये बात कही थी कि सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर जो है, अपने ऊपर या अपने आप पर जो कंट्रोल होता है ये तभी आता है जब आप अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, अपने बिहेवियर का जो पैटर्न है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। द डिसीजन टू स्टॉप स्मोकिंग इज़ एन इफेक्ट अ डिसीजन टू बिगिन अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। आप जो फैसला लेते हैं कि यार मैं सिगरेट स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, तो ये डिसीजन जो है मैटर नहीं करता, बल्कि आपका जो रवैया है, आपके जो फिज़िकल एक्शन है ये डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे तो हर बंदा जो है कहता है कि यार मैं कल से मेहनत करूँगा या मैं परसों से जो है ये काम शुरू कर दूँगा, इस तरह के गलत काम नहीं करूँगा, तो ये मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका फ़िज़िकल एक्शन, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 7 जो कि स्ट्रेस एंड इट इफ़ेक्ट है। इसको आज हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।